जी जनाब, आवाज आ रही है। जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम हैंडसम। मुझे क्या हुआ है? बुक्स मिल गई या रिसीव होना शुरू हो गई हैं बुक्स? हम्म। आ जाएंगी, डिलीवर हो रही हैं, काफी बच्चों को पहुंच गई हैं। लाइक इस्लामाबाद के बच्चों को, पिंडी के बच्चों को पहुंच भी गई हैं। आपको भी आज या कल या मंडे तक सबको डिलीवर हमारे एंड से हो गई हुई हैं। बस अब वो कोरियर कंपनी की तरफ से डिले है। जिनको बुक मिली है उन्हें थोड़ा सा हौसला हुआ। ये सारे पास पेपर करने हैं लड़के, ये याद रखना। जितनी बड़ी किताब है, जितने बड़े इसमें पास पेपर्स है ना, ये सारे करने हैं। पेपर पास हो जाएगा। 300 सफ़े हैं तो सारे के सारे हमने करने हैं हर हालत में। अगर आप उस बुक को देखेंगे तो आपको मजा आएगा। हर चैप्टर के पास पेपर, सोल्यूशन, सब कुछ, शीट एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। न्यूमेरिकल्स का जुम्मा बाजार है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। सोल्यूशन सबके अब 100% अपडेटेड है। कोई ओल्ड सोल्यूशन उसमें नहीं है, तो बड़ा मजे की किताब है वो। हम उसको साथ साथ करेंगे तो आप इंजॉय करिएगा। ठीक है जी। कल हम पर्सन के बारे में बात कर रहे थे और हमने पर्सन के बारे में हमने देख लिया था कि गवर्नमेंट क्या होती है। हमने इंडिविजुअल को देख लिया था क्या होता है। हमने एओपी देख लिया क्या होती है। हमने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ ली क्या होती है। उसमें कोई किसी का सवाल है? एनी क्वेश्चन बाय एनी वन? कोई सवाल है किसी का? ठीक है। अब वो तो हमने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, बट आगे कंपनी की टाइप्स जो है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कि कंपनी के टाइप्स क्या हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं, कौन कौन सी कंपनीज नहीं हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबसे मुश्किल डेफिनेशन जो है ना, लाइक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डेफिनेशन, वो प्राइवेट कंपनी की है। अब प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बहुत मुश्किल है। ये वो डेफिनेशन है, अगर ये पेपर में आ जाए तो मुझे डर लगता है कि आप इसको गलत ना कर दें। इतनी डिफिकल्ट डेफिनेशन कैसे याद कर पाएंगे? मासूम मासूम बच्चे हैं, इतनी मुश्किल डेफिनेशन कैसे याद करेंगे? बट थोड़ी सी एफर्ट कीजिएगा, अल्लाह आसानियां पैदा करेगा। अब प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या है? अ कंपनी विच इज नॉट ए पब्लिक कंपनी इज प्राइवेट कंपनी। इतनी मुश्किल डेफिनेशन है ये, तो याद कर लेंगे। अगर पेपर में आ जाता है तो इसमें गलती तो नहीं होगी ना किसी से भी? याद हो जाएगा ना? देख ले, मैं बड़ी उम्मीदों से कह रहा हूँ। मुझे पता है बड़ी मुश्किल डेफिनेशन है, याद करना मुश्किल होगा, बट हो जाएगा ना आप लोगों से ये, कि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन ये है।
आय हाय क्या करें, जिंदगी के नशेब फराज में कुछ ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान को इतनी मुश्किल डेफिनेशन याद करनी पड़ जाती है। बस दिस टू शैल पास। अब प्राइवेट कंपनी क्या है? वो कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है। इसका मतलब पब्लिक कंपनी में कोई चीज छुपी हुई है, और ये कंपनी की डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी की सेग्रीगेशन पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोनों के शेयर्स जो हैं, इनका टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो प्राइवेट कंपनी का तो हमें पता है कि वो कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है वो हमारी प्राइवेट कंपनी कंसीडर होगी। पब्लिक कंपनी कौन सी है? तो वो उसने हमें यहाँ पे बता दी है कि पब्लिक कंपनी क्या है और क्या नहीं है, उसको हम देख लेते हैं। अब पब्लिक कंपनी के लिए जरा याद रखिएगा कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर फेडरल गवर्नमेंट के पास हो, या कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो, कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर किसी फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो, कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर किसी फॉरेन कंपनी के पास हो, लेकिन ये फॉरेन कंपनी है, ये 100% ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट हो, या कोई भी ऐसी कंपनी जो लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर और ईयर एंड के ऊपर भी वो लिस्टेड ही रहे, उसके शेयर्स बिक रहे हों, तो ऐसी कंपनी को हम क्या कहते हैं? ऐसी कंपनी को पब्लिक कंपनी कह रहे होते हैं, और इसमें ट्रस्ट भी आता है। मतलब ये क्राइटेरिया है, अगर इसमें से किसी भी कंपनी का कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो ऐसी कंपनी को हम क्या कहेंगे? पब्लिक कंपनी कह रहे होंगे। मतलब कोई भी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर फेडरल गवर्नमेंट के पास है, या कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, या कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर फॉरेन गवर्नमेंट के पास है, या कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर किसी फॉरेन कंपनी के पास है, और जो वो फॉरेन कंपनी है वो 100% फॉरेन गवर्नमेंट ओन करके बैठी हुई है, या कोई भी ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, उसके शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं और ईयर एंड के ऊपर भी लिस्टेड रहती है, तो ऐसी कंपनी को हम क्या मानेंगे? पब्लिक कंपनी मान रहे होंगे। तो सर ये पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है, इसको जरा रीड करें, बताएं डेफिनेशन को लफ्ज बाय लफ्ज। पढ़ने में तो कोई मसला नहीं है, फिर हम इसकी एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि हमें मजीद चीजें जो हैं वो क्लैरिफाई हों। जल्दी से रीड करें जरा। अब आप खुद देख लें, जब थोड़ा खींचता हूँ बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, अगले दिन बच्चे फिर कम हो जाते हैं। ये कौम नहीं सुधरेगी। ट्रस्ट को हम जाके तसल्ली से पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस में ट्रस्ट क्या होता है। अभी सिर्फ आप ये रख लें कि जो ट्रस्ट है वो सिंपल, या हम आपको भी बिल्कुल बता देते हैं। आप सिंपल कर ले, सिंपल अभी अभी के लिए, कि सबने मिलके पैसे लगाए हुए हैं, इकट्ठे एक पूल में किए हुए हैं। आप 10 लोग मिलके एक जगह पैसे लगा लो और हर बंदे को आपने थोड़े थोड़े शेयर दे दिए, उस पैसे में से एक यूनिट ट्रस्ट है। भाई आज कोई ये भी ड्रामे कर रहे हैं, ज्वाइन नहीं हो रहा, कोई ज्वाइनिंग का इशू नहीं है आज। इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाके हम ट्रस्ट और यूनिट ट्रस्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी जनाब, ये डेफिनेशन क्लियर है, समझ आ गई। अच्छा, इसमें से कोई एक पॉइंट भी फुलफिल हो गया
तो हम ऐसी कंपनी को पब्लिक कंपनी कहेंगे, कोई एक भी। डन। अब मैं जरा आपके साथ थोड़ा सा खेलता हूं, इस डेफिनेशन में हम थोड़ा खेलते हैं। एक कंपनी है जी, उसका नाम है असगर प्राइवेट लिमिटेड। बताएं ये पब्लिक कंपनी है क्या प्राइवेट कंपनी है? सर नाम की बेस के ऊपर डिसाइड ही नहीं कर सकते अभी। अभी तो नाम की बेस पे डिसाइड करना है ना, अभी तो प्राइवेट कंपनी है ये नाम। अब हमें लगता है पता कि इस असगर ओ यार माइक बंद कर लिया करो। मैंने हैंड फ्री लगाए होते हैं तो मेरे कानों के अंदर तक आवाज बजती है, अंदर तक। अगर मैं स्पीकर पे हूं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट जब मैं हैंड फ्री लगाता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, माइक इसलिए का ऐसे ही ओपन होता है। आप क्वेश्चंस के लिए माइक ओपन करें, मैं हमेशा वेलकम करता हूँ, लेकिन अदर दिन थोड़ा सा ख्याल रख लिया करें, कान दर्द होना शुरू हो जाते हैं मेरे। अच्छा, असगर प्राइवेट लिमिटेड है, इसके 53% शेयर्स बीबीसी एलएलसी के पास है, और ये बीबीसी एलएलसी जो है वो फॉरेन कंपनी है। अब बताएं, अब असगर प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है? पब्लिक 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 पब्लिक। अब आपका यहाँ पे बोलना बनता था जो आपने नहीं बोला, कि हम इसको फौरी तौर पर पब्लिक नहीं कह सकते। ये देखो अल्लाह के बंदो, ये लिखा हुआ था कि पब्लिक कंपनी कब है, जब इस फॉरेन कंपनी को 100% फॉरेन गवर्नमेंट ऑन कर रही हो। मतलब अगर इस बीबीसी एलएलसी के 100% शेयर्स यूके की गवर्नमेंट के पास हों, इसे हम कहेंगे होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। इसको, इस टर्म को हम कहते हैं, पेपर में अक्सर वो टर्म यूज कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। अगर ये फॉरेन कंपनी होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, तो फिर इसने इसके 50% से ऊपर के शेयर होल्ड किए हैं, तो फिर ये क्या होगी, फिर ये कहलाएगी हमारी पब्लिक कंपनी। इज दैट क्लियर? व्हाट इफ इस बीबीसी लिमिटेड के 97% शेयर होते यूके की गवर्नमेंट के पास और 3% शेयर होते इंडिविजुअल के पास। अब बताओ असगर प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक कंपनी ट्रीट होगी कि प्राइवेट कंपनी ट्रीट होगी? प्राइवेट कंपनी ट्रीट होगी। आप ये कि सर 97% का मतलब तो सारे हैं, ना 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 ना, सारे नहीं है। द वर्ड इज होली ऑन्ड। अगर आप देखें तो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ था, ऑन्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट। प्रॉपर सारे के सारे शेयर फॉरेन गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। तो अगर 100% शेयर फॉरेन गवर्नमेंट के पास है किसी फॉरेन कंपनी के, तो ऐसी फॉरेन कंपनी को हम क्या मानेंगे, हम उसको होली ओन्ड मानेंगे। और अगर इस फॉरेन कंपनी ने हमारे मुल्क की किसी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर ओन किए हैं, तो हम इसे क्या फिर कंसीडर कर लेंगे, पब्लिक कंपनी कंसीडर कर लेंगे। आगे चलते हैं। एक कंपनी है ये कंपनी का नाम है, और इस कंपनी के 50.88% शेयर्स जो हैं वो ऑन कर रही है पंजाब गवर्नमेंट।
बताएं जी, ये कंपनी पब्लिक कंपनी ट्रीट होगी कि प्राइवेट कंपनी ट्रीट होगी? पब्लिक कंपनी ट्रीट होगी। ठीक है, एक कंपनी है हमारे पास, ये कंपनी का नाम है, और ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड थी। थ्रू आउट द टैक्स ईयर। लेकिन लेकिन ईयर एंड है 30 जून, और ये 26 जून 2023 को डी लिस्ट हो गई। मतलब इनको जाना पड़ गया, इनको निकाल दिया गया। ये जो लिस्टेड थे इन्हें कहा निकलो शाबाश छुट्टी करो। अब बताओ, ईयर एंड है आपका 30 जून 2023। अब ये पब्लिक कंपनी ट्रीट होगी कि प्राइवेट कंपनी ट्रीट होगी? प्राइवेट कंपनी। क्यों? बिकॉज ये देखो यहाँ पे बाहर वाली वीडियो को लोग दूध डाल रहे हैं, डाल देंगे ना ताकि वो फिर तो बंदा उधर कुछ रख दे ताकि वो खा भी ले। हाँ, क्योंकि वो हमें शोर करती है बेचारी, उसको भी तो भूख लगती है। या बाकी सारा डाल रहे हैं तो मैं क्या क्या पांदा कोई भी तेरा नहीं खाना कि पा ले नहीं, बाहर सामने भी दूध पड़ा हुआ है। साढ़े को पंजी है दिन पंजे पास मेरा से गरम किते देना। मैं कुछ बोलूं? सर कौन है ये लोग? तो ये वाला पॉइंट देखिए आप, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ईयर एंड के ऊपर वो लिस्टेड रहनी चाहिए। अब क्या ये कंपनी ईयर एंड, ये है आपका ईयर एंड, दिस इज द डेट, क्या इस डेट के ऊपर ये लिस्टेड है? तो हम इसके क्या मानेंगे, पब्लिक कंपनी मानेंगे कि प्राइवेट कंपनी मानेंगे? प्राइवेट कंपनी मानेंगे। ठीक है, एक कंपनी है कंपनी का नाम है नवाज नेक प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के 53% शेयर्स सऊदी गवर्नमेंट के पास है, 40% शेयर्स यूके गवर्नमेंट के पास है, 5% शेयर्स
अमेरिकन गवर्नमेंट के पास है और 2% शेयर इंडिविजुअल्स के पास है। बताएं जी, ये पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है? सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ये पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है? सर ये पब्लिक कंपनी होगी क्योंकि इसके एटलीस्ट 50% जो शेयर्स हैं वो फॉरेन गवर्नमेंट ने ऑन किए हुए हैं। सोचो, बाकी कंफ्यूज क्यों हो गए हो? आपके सामने ये देखो, ये सारे के सारे रूल्स लिखे हुए हैं। बताओ क्या इसमें से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है? ये जो हमने डेफिनेशन लिखी है, जो हमने क्राइटेरिया लिखा है, क्या इसमें से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है? कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है? कि इसके 50% से ज्यादा शेयर एक फॉरेन गवर्नमेंट के पास है, ये वाली सऊदी गवर्नमेंट जो है इसके 53% शेयर ऑन कर रही है, तो इसलिए इसे हम क्या ट्रीट करेंगे? पब्लिक कंपनी ट्रीट करेंगे। सिंपल इज डैट। गॉट इट? ये जरा आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ सवाल नजर आ रहे हैं, जल्दी से रीड करो, आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, हमने इनके आंसर करने हैं। और ये सवाल केस सिनेरियोज हैं, अभी जो हमने पब्लिक कंपनी की डेफिनेशंस पढ़ी हैं उसमें से कुछ इस तरह के सवाल हमें आ रहे होते हैं। जल्दी से रीड करें, बताएं। जल्दी रीड करें। चलें, रीड कर लिया? सर एक मिनट। यस सर, डन है। सबने रीड कर लिए? चलें, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अब इस तरह के सवाल हैं ये आपके पेपर में, आपको इस चैप्टर में से आने वाले हैं। पहला है ए, ब्रीफली स्टेट विद रीजन, आपने रीजन देनी है whether or not you consider the below mentioned companies to be a public company for tax purposes। इसने कुछ कंपनीज हमें गिवन की हैं, क्या आप इनको पब्लिक कंपनी कंसीडर करेंगे टैक्सेशन के लिए? देख लेते हैं जी। पहला कहता है जी, पीपीएल इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1994 एंड इज नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्टेड नहीं है। ओके, but 59% of the shares in PPL are held by BBC Limited। वो BBC Limited के पास है, और BBC Limited वो कंपनी है that is incorporated in UK, जो यूके में बनी हुई है। और यूके जो है, यूके गवर्नमेंट वो इस BBC Limited के 97% शेयर्स को होल्ड करके बैठा है। बताओ जी, पीपीएल पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है। रीजन क्या होगी? रीजन है कि भाईजान
कोई भी फॉरेन कंपनी जो है वो होली ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे बीबीसी लिमिटेड जो है वो फॉरेन गवर्नमेंट उसको होली ओन्ड नहीं कर रही, सो दैट्स वाई पीपीएल जो है वो पब्लिक कंपनी कंसीडर नहीं होगी। गॉट इट? उसके बाद XYZ Limited is a public company incorporated under the ordinance whose shares were traded on stock exchange, जिसके शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं फ्रॉम 1 अगस्त until 29 जून 2021, on which date the company was delisted on stock exchange। बताएं जी, XYZ लिमिटेड पब्लिक कंपनी कंसीडर होगी कि प्राइवेट कंपनी कंसीडर होगी? प्राइवेट कंपनी कंसीडर होगी, बिकॉज हमने अभी क्लियरली पढ़ा है कि ईयर एंड के ऊपर उसके शेयर्स जो हैं वो ट्रेड होने चाहिए। 2 हो गया। तीसरा, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ KPK होल्ड 50% ऑफ द शेयर्स इन ABC लिमिटेड। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने ABC लिमिटेड में 50% शेयर होल्ड किए हुए हैं, और ये ABC लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है जो कंपनी ऑर्डिनेंस के मुताबिक रजिस्टर्ड है, और ABC लिमिटेड किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है। बताओ जी, क्या इस ABC लिमिटेड को हम पब्लिक कंपनी कंसीडर करेंगे कि हम इसको प्राइवेट कंपनी कंसीडर कर रहे हो? पब्लिक के प्राइवेट? पब्लिक कंपनी, बिकॉज एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, वो क्या थी कि एक KPK की गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 50% शेयर ऑन किए, तो कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगी, हमने कर ली। उसके बाद है BRR। BRR को अगर हमने एज अ वर्ड प्रोनाउंस करना हो तो क्या होगा? बर। हाँ, बर। बर इज अ पब्लिक कंपनी अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। अच्छा, एक पब्लिक कंपनी है 1984 के तहत। 41% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट। इस BRR के 41% शेयर हमारी फेडरल गवर्नमेंट के पास है। 50% शेयर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया के पास हैं। 9% शेयर्स जो हैं वो इंडिविजुअल एंड ग्रुप कंपनीज के पास हैं। और BRR किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है। बताएं जी, BRR क्या पब्लिक कंपनी है या नहीं है? पब्लिक कंपनी है। क्यों? बिकॉज उससे जो पूरी कहानी बताई है उसमें से एक कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई है, वो है सऊदी गवर्नमेंट वाली, तो इसे हम क्या करेंगे? पब्लिक कंपनी कंसीडर करेंगे। गॉट इट? जरा इसको पढ़ें, ये वाला क्वेश्चन पढ़ें, बी वाला, जल्दी से, जल्दी से पढ़ें, बताएं इसमें समझ आती है कि नहीं आती? बी वाला जल्दी से पढ़ें। ये 1 2 3 4 सारी समझ आ गई है। अगर 40 40 10 होता तो कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो इसको हम प्राइवेट कंपनी मानते। उन कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाए तो पब्लिक कंपनी है, अगर ना हो पाए तो फिर वो क्या है? प्राइवेट कंपनी है। स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस की बात नहीं हो रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो जाए, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज हो जाए, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज हो जाए, इनकी बात हो रही है जो पाकिस्तान में है, हमारे से बाहर वाली नहीं होती, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्लियर है, समझ आ गई है, कंसेप्चुअली रिटेन हो गया है। हाँ जी, ये बी वाला पढ़ ली है। बी वाले में क्या कह रहा था? अब वो बी वाले में रिक्वायरमेंट है
briefly state with reasons whether Anderson Incorporation will be assessed as a company for Pakistan tax purpose for the relevant tax year? क्या हम एंडरसन इनकॉर्पोरेशन को कंपनी ट्रीट करेंगे पाकिस्तान के लिए? पब्लिक प्राइवेट का नहीं पूछ रहा, उसने कहा है क्या हम इसे कंपनी मानेंगे, ये उसने पूछा है। पढ़ लेते हैं अभी, जो देखते हैं आप लोगों को मायूसी होती है कि नहीं होती। कहते हैं एंडरसन इनकॉर्पोरेशन एक पब्लिक कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर द लॉ ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यूके में। किस कानून के तहत? जो यूके में कंपनीज की रजिस्ट्रेशन का कानून है उसके तहत ये रजिस्टर्ड हुई है। एंड हैज बीन ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान ओवर 50 ईयर्स, और पिछले 50 साल से पाकिस्तान में काम कर रही है। उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो ब्रांच का है वो 31 दिसंबर तक मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से बाहर था। ये इसने हमें पूरी कहानी बताई है। सवाल है कि पाकिस्तान में टैक्स पर्पस के लिए एंडरसन इनकॉर्पोरेशन को टैक्स वाले कंपनी मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये बताना है आपने। यस और नो, यस और नो, 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 नो। और दस दो सो गए हो। ओ बाजी माइक बंद कर लो मेहरबानी। बिल्ला आपका दूध पिए तो मसले हमारे यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। बताए ना, यस और नो। और सो गए हो? नो, नो, नो सर, नो। यस यस, दो यस कह रहे हैं, बाकी सारे नो कह रहे हैं। ओके, हेलो भाई ने दस दियो की हो गया है? नो। अच्छा, वो नो प्रॉब्लम कह रहा है। तू वखरी, तेरी वखरी दुनिया है, वाह। अब जरा हम, ये सवाल सबने पढ़ लिया, इस सवाल की सबको समझ आ गई है? सबने सवाल पढ़ लिया ना? अब इस सवाल को जरा अपने माइंड में रखिएगा और जरा इस लाइन को तो पढ़िएगा। ये लाइन क्या कहती है? कंपनी की डेफिनेशन है, और कंपनी की डेफिनेशन में इस लाइन को जरा रीड कीजिएगा। ये लाइन क्या कह रही है? क्या ये लाइन कह रही है कि कोई भी कंपनी जो पाकिस्तान से बाहर एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है, उस मुल्क के कंपनीज के कवानीन के तहत, तो पाकिस्तान में भी हम ऐसी कंपनी को कंपनी ही कंसीडर करेंगे? क्या ये लाइन का यही मतलब है जो हमने कल डिस्कस की थी? एग्री करते हो? अब इस लाइन के कॉन्टेक्स्ट में अब जरा बताओ, कोई यूटर्न लेने का दिल कर रहे? थोड़ा सा इत्तो सा यूटर्न, इत्तो सा। सर कंपनी है। तो ये कंपनी है कि नहीं है? ये कंपनी ट्रीट होगी। इज दैट क्लियर? तो इस तरह के सवाल हैं आपको पेपर में आने वाले टैक्स में से। सीधे सीधे सवाल नहीं आते, तो रट्टा मारने वाला सीन यहाँ पे बहुत कम है। कंसेप्चुअली चले, पेपर पास है आपका। ये क्लियर है सबको? भाई क्या रिक्वायरमेंट में पब्लिक प्राइवेट का नाम है? मुझे रिक्वायरमेंट में उसने कहीं पे भी पूछा है कि पब्लिक है या प्राइवेट है? तो फिर वो जो पूछा है उसको वो बताओ ना। कहते बूटा गाला कट दे। अगर आपको याद हो, मैंने ये मल्टीपल टाइम्स कह चुका हूं कि एग्जामिनर कमेंट्स में एग्जामिनर चीख चीख के बता चुका हुआ है कि रिक्वायरमेंट्स बच्चे पूरी नहीं पढ़ते। हम कुछ पूछते हैं, वो बताते कुछ हैं, वही काम आप लोग करते हो। तो अभी ये अलाउ है, अभी आप इस तरह की मिस्टेक्स करें, गलती करें, अलाउ है। बट इन गलतियों से फिर आपने सीखना भी है। पेपर में ये गलती नहीं करनी कभी भी। गॉट इट? अभी आपको 1000 गलतियां माफ हैं,
बट मार्च में जब आप कमरा इम्तिहान में बैठे होंगे वहां पे कोई गलती माफ नहीं है। तो रिमेंबर, रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ा करो। रिक्वायरमेंट में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको हाईलाइट कर लिया करो, ताकि आपको फिर जो कंफ्यूजन है वो ना हो। सवाल पढ़ते हो आपके माइंड में क्लैरिटी हो कि आप इस कॉन्टेक्स्ट के लिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। जी जनाब, इस पेज के ऊपर जितने भी सवाल थे, जितनी भी एक्सरसाइज हमने की है, वो सबको क्लियर है? उसमें किसी को मसला, कोई कंफ्यूजन, कोई किसी किस्म का डाउट है तो बताएं। देख लो सूखी है, देख लो पहन के देखो, नुक्ता भी नहीं गीली है, देख लो। वैसे बाबतों इसको बदतमीजी कहते हैं, सिंपली इसको बदतमीजी कहते हैं। और आज कुछ ज्यादा ही हो रहा है ये। जस्ट आंसर मी वन थिंग। यहाँ पे आतिफ आब्दी साहब पढ़ा रहे हैं, क्या आप में हिम्मत होगी कि आप अपने से माइक ऑन कर लें? या यहाँ पे कोई भी बड़ा टीचर हो, लाइक जवाद साहब हो, अदनान साहब हो, हिम्मत होगी माइक ऑन करने की? इसको लिटरली इसको बदतमीजी कहते हैं। हाँ, किक आउट कर दूंगा, फिर ये सारा झूठ लिख के मैनेजमेंट को ईमेल कर देंगे। या मैनेजमेंट मेरे पास आएगी, वो इतनी लंबी ईमेल लिखी होगी, सर आपने बच्चे को क्यों निकाला, बच्चा तो ये कह रहा है। फिर मैं मैनेजमेंट को जाके रिकॉर्डिंग्स में से साबित कर रहा होता हूँ कि इसने ये काम किया तो इसलिए किक आउट किया। मुझे यकीन माने हर एक का पता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं करता, कौन किसको मैसेज करता है, कौन किसको मैसेज नहीं करता। इवन दो आप लोगों के भी मैसेजेस पहुंच जाते हैं। इवन मुझे यहाँ पे पता है कि परसों किस बच्चे ने किस बच्चे को मेरे खिलाफ कौन सा मैसेज किया था और किन लोगों ने मिलकर कहा था कि हम मैनेजमेंट को कंप्लेन करते हैं, ये भी मुझे पता चल जाता है। एंड व्हाट वाज द इशू, किस इशू पे कहा था? वो जो याद है परसों ग्रुप पे मैसेज किया था कि जो बच्चे रेगुलर नहीं है मैं उन्हें बुक्स नहीं दूंगा, याद है ना मैसेज? उन्हें फ्री में बुक्स नहीं दूंगा, जो लाइव और रिकॉर्डिंग्स वाले हैं उन सबको बुक दी जाएगी। उसके खिलाफ ये कहते हैं हम मैनेजमेंट को मैसेज करते हैं, ये तो ज्यादती है। और एंड दे वर डिस्कसिंग के तो हमारी मर्जी है हम लेक्चर लें या ना लें। हु द हेल आर ही, दीज वर द वर्ड्स used by that particular student. Who the hell are he to dictate us? तो सब कुछ पता है, बस बताता नहीं हूं मैं, सब कुछ पता है। मैं तो इतने मजे से पढ़ा रहा था, इतना एंजॉय करके पढ़ा रहा होता हूँ, बार बार आप लोग डिस्टर्ब कर देते हैं मुझे। हाँ, ये जितना भी लिखा हुआ है सब कुछ क्लियर है स्क्रीन के ऊपर? ठीक है। अब पेपर में ना एक बड़ा अनएक्सपेक्टेडली क्वेश्चन आया था। अब वो क्वेश्चन है इस डेफिनेशन में से रिलेटेड। आई कैप जो है ना, आई कैप बहुत एग्जामिनर बड़ा आला बंदा है। एग्जामिनर वहां पे रख के मारता है कि बंदे को ना पानी भी नहीं मिलता। उसने ऑटम 20 में ये सवाल पूछा है, ये वाला ना, इसमें से
आपके पास पास्ट पेपर की बुक होगी, चैप्टर नंबर 4 में जाओगे तो ऑटोमेटिक, क्योंकि अभी मैं पास्ट पेपर खोल नहीं रहा, आई एम वेटिंग कि 2-3 दिन तक हर बच्चे को डिलीवर हो जाए, फिर हम एक्टिवली पास्ट पेपर की बुक खोल के साथ साथ रोज क्वेश्चन रेफर करते रहेंगे। अभी नहीं है तो अभी मैं वो पास्ट पेपर की किताब नहीं खोल रहा। अब एक सवाल अगर पेपर में आ जाए आपको, फॉर एग्जाम्पल कि एक है जी बंदा मिस्टर ABC, ये एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, ये डेबिट नहीं लिख रहा वरना हर DR हम लोगों ने डेबिट कर दिए, क्वालिफाइड डॉक्टर है और ये ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान वापस आया है और ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक चैरिटेबल हॉस्पिटल जो है वो बिल्ड करना चाह रहा है, बनाना चाह रहा है। अंडर टैक्स लॉज बताएं कि कौन सी प्रोविजंस जो हैं वो इसको फुलफिल करनी पड़ेंगी टू होल्ड टू मेक दिस। अब ये 5 नंबर का सवाल है जो पेपर में उसने सीधा पूछा हुआ है, 5 नंबर का। इसका जवाब जो है ना वो ये है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन। सिंपल ये जाके वहां पे छापा मार दो तो 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब आप खुद बताएं, हम जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस रन करते हैं, हम जितने भी इदारे रन कर रहे होते हैं, क्या जिंदगी में हर इदारे का मकसद प्रॉफिट कमाना होता है? नहीं ना। कुछ प्रॉफिट सीकिंग इदारे होते हैं, कुछ हमारे पास होते हैं वेलफेयर सीकिंग इदारे। अब प्रॉफिट सीकिंग इदारों को हमें पता है भाई इनके पास इनकम है, इनका पैसा पकड़ना है। ये जो वेलफेयर वाले इदारे होते हैं इनको कैसे पकड़ेंगे, इनसे टैक्स का कैसे मामला डील करने, उसके लिए क्या है, उसके लिए ठीक है हम उन्हें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में ट्रीट कर देंगे, जैसे ईदी हो गया, जैसे शौकत खानम है, जैसे कशफ फाउंडेशन है, जैसे सिटीजन फाउंडेशन है। ये इस तरह के इदारे जो हैं, अब वो कैसे होंगे, कैसे रजिस्टर्ड होंगे, कैसे उनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का टैग मिलेगा, उसके क्राइटेरिया ये है। कहता है कि कोई भी पर्सन इंडिविजुअल के अलावा, ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पर्सन इंडिविजुअल के अलावा, मतलब AOP और कंपनी, ये सिर्फ इनकी बात हो रही है। सिर्फ AOP या कंपनी ही एज एन NPO रजिस्टर्ड हो सकती है। मैं अगर इंडिविजुअली हूं और मैं कहता हूं जी मैंने ये शटर खोल के दुकान डाल ली है, मुझे NPO रजिस्टर्ड कर दो, वो मुझे चपेड़े मारेंगे, क्योंकि पहले भाई जाके लॉ पढ़ के वहां पे लिखा हुआ है, स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि अदर देन इंडिविजुअल है, तो आप पे तो अप्लाई नहीं होगा। तो किसके लिए रूल है, ये AOP के लिए रूल है या कंपनी के लिए रूल है? अब ये वो लोग या ये पर्सन जो कौन सा काम कर रहा हो या किस मकसद के लिए काम कर रहा है, रिलीजियस पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए, किसी भी वेलफेयर के लिए या डेवलपमेंट पर्पस के लिए या प्रमोशन ऑफ एमेच्योर स्पोर्ट के लिए, इस मकासद के लिए आपने ये अपना इदारा खोला है। जैसे आप कुरान अकेडमी खोल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तौर पर आप कोई स्कूल खोल लेते हैं, आप दूर देहात इलाकों में जाते हैं, वहाँ पे आप एक गवर्नमेंट आप एक बच्चियों के लिए स्कूल खोल लेते हैं जो टोटली फ्री होता है, या आप कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन खोल के बैठ जाते हैं कि जी हम हर महीने जो जो गरीब लोग हैं इनको हम राशन दिया करेंगे, उसके लिए आपने इदारा खोल लिया, फ्री में आप राशन देने जाते हैं। इस मकसद के लिए कोई भी इदारा खोला है, ये पर्पज है। ये क्या है, पर्पज। इस मकसद के लिए आपने इदारा खोला, इनमें से कोई भी एक हो सकता है, और इस इदारे को आपने जो हमारे मुल्क में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन है एज अ NPO रजिस्टर्ड भी करवाया है। कंपनी लॉ में जाके आप सेक्शन नंबर 42 पढ़ेंगे, 42, 43, 45, वहां पे लिखा हुआ है कि एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपने क्या करना होता है, इदारों को रजिस्टर्ड करवाना होता है। और ये जो आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, अप्रूवल लिया हुआ है, आप कमिश्नर के पास गए हैं, यहाँ पे कमिश्नर है, कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू टैक्स का, उसको जाके आपने दरख्वास्त दी है कि सर ये मेरा इदारा है, मैंने अप्रूव कराया हुआ है,
काइंडली मुझे टैक्स पर्पस के लिए भी एज अ NPO रजिस्टर्ड कर दें। तो आप जाकर उसको दरख्वास्त देंगे, वो आपको कहेगा जी ये डॉक्यूमेंट्स मुझे ला दें, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करेगा, आप वो डॉक्यूमेंट्स ला के दें, आप एप्लीकेशन दें, वो आपके ऊपर एक कंडीशन लगा देगा कि आपने इस इदारे में जो भी आएगा, जो भी पैसा आएगा, उसको पर्सनल इस्तेमाल नहीं करना, पर्सनल प्रॉफिट या डिविडेंड नहीं देना, बल्कि आप इस इदारे की प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आप एक कंडीशन को फुलफिल करते होंगे तो वो आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस जो है वो इशू कर देगा, और फिर आप टैक्स पर्पस के लिए भी एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर क्या कर सकोगे, काम कर सकोगे। तो ये प्रोसीजर है एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होने का। जी जनाब, ये क्लियर है। ये 5 नंबर का सवाल ऑटम 20 में आया हुआ है, ऑटम 20 है, ऑटम 21 में आया हुआ है, 20 में ही है, हाँ। तो इसको आपने थोड़ा सा क्रैम्प की तरफ ही जाना है। आप इसको वैसे अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो। देखो ना, एस्टैब्लिश इस मकसद के लिए है, फॉर्म इसमें हुई है, और ये अप्रूवल है। एस्टैब्लिश्ड, फॉर्म्ड और अप्रूवल, ये 3 चीजें हैं, आप लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये डेफिनेशन है, इसको याद करने की कतई जरूरत नहीं है, ये आपको वैसे ही याद हो जाएगी कि टैक्स पेयर किसे कहते हैं। सिंपल सी बात, टैक्स पेयर वो बंदा जो अपनी इनकम के ऊपर टैक्स दे रहा है, या कोई भी उसका रिप्रेजेंटेटिव, जैसे वकील हो सकता है, कंसल्टेंट हो सकता है, बेटा जो भी उसके बिहाफ पे टैक्स दे रहा है, या कोई भी बंदा जो किसी का टैक्स काट लेगा या डिडक्ट कर लेगा, या कोई भी बंदा जो रिटर्न जमा कराएगा, उसे हम टैक्स पेयर कहते हैं। इसको याद करने की जरूरत आपको नहीं है। जब आपका इनकम टैक्स का सिलेबस कंप्लीट होगा, या आपको खुद पल्ले पड़ जाएगा कि टैक्स पेयर क्या होता है, तो इसको भी हम आगे लेके चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास इनकम से रिलेटेड, इनकम के सोर्सेस से। देखें, जियोग्राफिकल लोकेशन के लिहाज से ना, जगह के लिहाज से, हमने अपने इनकम को 2 सोर्सेज में क्या किया हुआ है, सेग्रीगेट किया है, 2 सोर्सेज में डिवाइड कर दिए। एक हमारा कहलाते हैं पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम, और दूसरे हमारे कहलाते हैं फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम और फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम में क्या फर्क है? सिंपल सी बात, वो इनकम जो पाकिस्तान से जनरेट हुई है, जो पाकिस्तान से कमाई है, वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम कहला रही होगी। और वो इनकम जो आपने पाकिस्तान से नहीं कमाई, पाकिस्तान से बाहर से अर्न की है, वो आपकी क्या होगी, वो आपकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम ट्रीट हो रही होगी। मतलब आप यूरोप से कमा लिया, सऊदीया से कमा लिया, दुबई से कमा लिया, ये आपकी क्या होगी, ये आपकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम ट्रीट हो रही होगी। हमने कहा ठीक है, यहाँ पे तो कोई मसला ही नहीं है कि ये हमारी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है या ये हमारी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है, इसमें तो कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि किस इनकम को हमने टैक्स करना है, कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन मार्क है। अब इसका बड़ा सिंपल सा बात है, बड़ी सिंपल सी बात, कि पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम हमेशा टैक्सेबल होती है। मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान में से आपने जो भी पैसा कमाया है, उसके ऊपर आपने पाकिस्तान में टैक्स पे करना ही करना है, विद रिस्पेक्ट टू सम एक्सेप्शंस, वो तो होती हैं हमेशा। लेकिन एक बड़ा नॉर्मल सा रूल है कि पाकिस्तान से पैसा कमाओगे तो पाकिस्तान में उसका टैक्स आपने देना है। लेकिन अगर पाकिस्तान में रहते हुए आप फॉरेन इनकम कमा रहे हैं, तो क्या इसके ऊपर भी टैक्स दिया है? क्या इसके ऊपर भी टैक्स होना चाहिए? ये एक क्वेश्चन मार्क है।
कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में रहते हुए आपके पास फॉरेन इनकम है, तो क्या फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स देना चाहिए या नहीं चाहिए, इसको हमने फैसला करना है। और फॉरेन इनकम की टैक्सेबिलिटी, इसका सवाल कहाँ पे आएगा, इसका क्राइटेरिया क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगी आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। क्या मतलब ये कि अगर कोई भी पर्सन रेजिडेंट है तो उसकी फॉरेन इनकम पे टैक्स लगेगा पाकिस्तान में, और कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन जो नॉन रेजिडेंट है, उसकी फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब फॉरेन इनकम को टैक्स करने के लिए, फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स लगाने के लिए सिटीजनशिप, नेशनैलिटी, कौमियत, रंग, नस्ल, मजहब, कोई चीज मैटर नहीं करती। मैटर क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपकी फॉरेन इनकम पर टैक्स लगेगा, अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपकी फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ये बड़ा क्लियर है, बड़ा क्लियर उसने बता दिया। अब सवाल ये है कि रेजिडेंट का मतलब क्या है, या रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या है। क्या रेजिडेंट का मतलब रिहायशी हो सकता है, रिहायशी रहने वाले को क्या हम रेजिडेंट कंसीडर कर सकते हैं? कह सकते हैं ना। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं उसका रेजिडेंशियल स्टेटस, रिहायशी, रह रहा है। तो अगर वो रेजिडेंट है तो फिर क्या है, उसकी फॉरेन इनकम टैक्सेबल है। अगर वो रेजिडेंट नहीं है तो फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है। तो ये देखें, ये बड़ा सिंपल सा है। जो पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है ना, पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम जो पाकिस्तान से कमाए हैं, वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, कोई भी हो, पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम हमेशा क्या होगी, हमेशा टैक्सेबल होगी। लेकिन जो फॉरेन इनकम है, जो नॉन रेजिडेंट है, उसकी एग्जेम्प्ट है। जो रेजिडेंट है उसकी क्या है, टैक्सेबल है। अब सवाल हमारे माइंड में ये है कि हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमिन कि कौन रेजिडेंट है या कौन रेजिडेंट नहीं है, कैसे इसका फैसला होगा। क्योंकि अब आप देखा जाए, यहाँ पे तो हम बार बार पर्सन का लफ्ज लिख रहे हैं, तो पर्सन में इंडिविजुअल भी आता है, पर्सन में एओपी भी आता है, पर्सन में कंपनी भी आती है, पर्सन में गवर्नमेंट भी आते हैं। तो ये कैसे रेजिडेंट होंगे, ये कैसे रेजिडेंट होंगे, ये कैसे रेजिडेंट होंगे, ये कैसे रेजिडेंट होंगे, कैसे फैसला होगा, उसको अब हमने देखना है कि हम किस तरह से डिटरमिन करेंगे कि कौन से पर्सन का कौन सा रेजिडेंशियल क्राइटेरिया है। देखें, जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट जिसमें हमारी फेडरल गवर्नमेंट आती है, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट आती है, हमारी लोकल गवर्नमेंट आती है, ये हमारी हमेशा रेजिडेंट ही ट्रीट होती हैं। इसलिए जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी हमेशा रेजिडेंट ही ट्रीट होते हैं। एक तो डन हो गया कि गवर्नमेंट हमारी हमेशा रेजिडेंट है। अब हमारे पास रह गया इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी, इनका हमने फैसला करना है। इसका हम फैसला करते हैं, पहले हम चलते हैं आसान पे, फिर हम आते हैं मुश्किल पे। सबसे पहले हम बात करते हैं एओपी की, कि एओपी रेजिडेंट कब होगी कब नहीं होगी। अब एओपी का तो हम सबको पता है ना, एओपी किसे कहते हैं। अब एक हमारे पास एओपी है, उसके पास अगर पाकिस्तानी इनकम है, वो पाकिस्तान से पैसे कमा रही है, क्या पाकिस्तान की इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? द आंसर इज यस। पाकिस्तान की इनकम जो है वो उस एओपी की ऑलवेज टैक्सेबल है, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन अगर इसी एओपी की कोई हमारे पास फॉरेन इनकम है, क्या इसकी फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? इसका आंसर जवाब लाई कर रहा है, अगर वो रेजिडेंट हुई तो यस,
अगर वो नॉन रेजिडेंट हुई तो नो। अब हम कैसे फैसला करेंगे कोई एओपी रेजिडेंट हो सकती है या नहीं हो सकती? उसके लिए बड़ा आसान है क्राइटेरिया कि एओपी का जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, आप इसको सिंपल समझ सकते हैं, जो उसके पार्टनर्स और जो उसके मैनेजमेंट्स वगैरह हैं, अगर वो होली मुकम्मल तौर पर, मतलब सारे के सारे पार्टनर, सारे के सारे मैनेजमेंट वो मुकम्मल तौर पर, या पार्टली एक आधा मैनेजर एक आधा पार्टनर थोड़े लोग, अगर पाकिस्तान में किसी भी वक्त किसी भी दिन के लिए मौजूद हुए, एक आधी मीटिंग कर ली, तो ऐसी एओपी को हम क्या कंसीडर करेंगे? रेजिडेंट एओपी कंसीडर कर रहे होंगे कि कोई भी एओपी उस वक्त रेजिडेंट एओपी ट्रीट होगी टैक्स ईयर के लिए अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में होली मुकम्मल, सारे का सारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, मतलब सारे पार्टनर सारे मैनेजर्स, या उनमें से कोई चंद पार्टनर या चंद मैनेजमेंट अगर पाकिस्तान में मौजूद हुए साल में किसी भी दिन के लिए, तो उस टैक्स ईयर के लिए हम क्या मानेंगे? उस एओपी को हम रेजिडेंट एओपी मान रहे होंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद है कंपनी। कंपनी रेजिडेंट कब होगी? देखिए, कंपनी की डेफिनेशन में ना हमने पढ़ा था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट कंपनी होती है, तो अभी मैंने बताया कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो तो हमेशा रेजिडेंट ही होती हैं, ये तो हमें पढ़ लिया। अब कंपनी में ना, कंपनी में हमने थोड़ी सी सेग्रीगेशन की है। कंपनी में हमें पता है कि हमारे मुल्क में दो तरह की कंपनीज हो सकती हैं। एक वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है, जो रजिस्टर्ड हुई है पाकिस्तान में अंडर पाकिस्तानी लॉ, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई है। एक वो कंपनी है जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं हुई। ये हमारे पास दो तरह की कंपनी है। जैसे निशात है, ये पाकिस्तान में बनी है, पहल पाकिस्तान में बनी है। पैकेजेस वजह पाकिस्तान में बनी है, ये पाकिस्तानी कंपनी है। रिमेंबर, अगर कोई भी कंपनी जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक, वो हमेशा रेजिडेंट कंपनी ही ट्रीट होगी। अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक बनी है, तो वो कंपनी क्या होगी? हमेशा रेजिडेंट कंपनी ही ट्रीट होगी। और वो कंपनीज जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे गूगल पाकिस्तान में काम कर रही है, व्हाट्सएप जो मेटा है ये पाकिस्तान में काम कर रही है, ये वो कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन क्या पाकिस्तान में काम कर रही है कि नहीं कर रही? नेस्ले क्या पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है? नहीं। लेकिन क्या पाकिस्तान में काम कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है। अब इन कंपनीज के लिए जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन पाकिस्तान में काम कर रही हैं, ये कब रेजिडेंट ट्रीट होंगी? देखें, ये कंपनी जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है वो तो हमेशा रेजिडेंट है, और अगर इस कंपनी ने कोई भी फॉरेन इनकम कमाई तो इसको इस फॉरेन इनकम के ऊपर पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वो कंपनीज जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं, जैसे टोयोटा, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, ऑडी यहाँ पे है, ऑडी का शोरूम है, ऑडी रजिस्टर्ड है, लेकिन ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, ऑडी तो जर्मनी में रजिस्टर्ड है। अब इनकी फॉरेन इनकम हो सकती है? जी हो सकती है। क्या इनकी फॉरेन इनकम में टैक्स लगेगा? जी लग सकता है। कब? जब कंपनी रजिस्टर्ड होगी। अब कंपनी रेजिडेंट कब होगी? जब कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली मुकम्मल तौर पर, मतलब आप समझ सकते हैं तमाम डायरेक्टर्स, तमाम जो उसकी मैनेजमेंट है, अगर होली मुकम्मल तौर पर
पाकिस्तान में एक दिन के लिए भी एग्जिस्ट कर गए ना जिस टैक्स ईयर में, मतलब एक मीटिंग भी अगर उनकी पाकिस्तान में हो गई तो हम ऐसी कंपनी को क्या कंसीडर करेंगे, रेजिडेंट कंपनी कंसीडर कर रहे होंगे। जैसे जो टोयोटा है, टोयोटा, अब टोयोटा की जो पेरेंट कंपनी जहां पे ओरिजिनल रजिस्टर्ड है, सारे ट्रैक्टर पकड़े, सारे मैनेजमेंट पकड़े, यहाँ पे लाके बिठा दें जो टोयोटा की ओवरऑल इनकम होगी, टैक्स लगा देंगे। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंपनी का अगर मुकम्मल तौर पर होली किसी एक दिन के लिए भी यहाँ पे सिचुएटेड हुआ तो ऐसी कंपनी को हम क्या कहेंगे, रजिस्टर्ड मानेंगे। और अगर एओपी है, एओपी पे होली या पार्टली, वहां पे मुकम्मल या पार्टली है, कंपनी के केस में होली है। और अगर कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है तो वो हमेशा क्या कंसीडर होगी, रेजिडेंट कंपनी ही कंसीडर होगी। इज दैट क्लियर? इसको और इसको डील करते हैं। कहता है जी, एंडरसन एलएलसी वाज इनकॉर्पोरेटेड एज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इन यूके। ध्यान से सुनिएगा, एंडरसन इनकॉर्पोरेशन यूके में रजिस्टर्ड है, इसका मतलब ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड तो नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन इस कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वो सिचुएटेड होली, पूरे का पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में मौजूद था। हाउएवर फ्रॉम 1 नवंबर 2020 द एंटायर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल वाज शिफ्टेड टू यूके। वो यूके चले गए। बताएं जी ये एंडरसन एलएलसी रेजिडेंट कंपनी है कि नहीं है? अब टैक्स ईयर 21 है, मतलब शुरू हुआ था 1 जुलाई 20 को, खत्म हुआ 30 जून 21 को। इस पूरे एक साल में उसने कहा कि ये लोग अक्टूबर एंड तक पाकिस्तान में बैठे हुए थे, और हमने यहाँ पे क्लियरली पढ़ा है कि वो एट एनी टाइम, किसी एक वक्त के लिए भी अगर साल में पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है तो ऐसी कंपनी को हम रेजिडेंट मानते हैं। तो ये भाईजान जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने बैठे थे पाकिस्तान में, तो ऐसी कंपनी को हम क्या मानेंगे, ऐसी कंपनी को हम रेजिडेंट कंपनी मान रहे होंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद है, सॉरी दिस वन, नॉट दिस वन, बीबीएल एक नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत रजिस्टर्ड है। इसके शेयर होल्डर जो हैं वो सारे इंडिविजुअल हैं, और इसका पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान में नहीं है। क्या ये कंपनी, क्या ये कंपनी रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है? ये कंपनी रेजिडेंट है। क्यों? बिकॉज भाईजान ये तो रजिस्टर्ड ही पाकिस्तान में हुई है, और हमने यहाँ पे पढ़ लिया था कि अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई है तो वो हमेशा रेजिडेंट ही ट्रीट होगी, उसके लिए कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का सवाल उठता ही नहीं है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का सवाल किसके लिए रेज हो रहा था? उन कंपनीज के लिए जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई। जो कंपनीज पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है वो हमेशा क्या है, वो हमेशा रेजिडेंट ट्रीट होगी, उसके लिए कभी भी हम कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वाला सिनेरियो नहीं देख रहे होंगे। अब क्लियर है ये वाला और ये वाला स्टेटस क्लियर है, समझ आ गई कि कब रेजिडेंट होंगी और कब रेजिडेंट नहीं होंगी। और अगर कंपनी रेजिडेंट है तो उसकी उस साल की, फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, जो उसकी फॉरेन इनकम होगी उसके ऊपर क्या हो जाएगा, टैक्स लग जाएगा। और ये हम हर साल के लिए डिटरमिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये वाली कंपनी है, ये 2021 के लिए हमने कह दिया रेजिडेंट है, लेकिन 2022 में इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यहाँ पे एक दिन के लिए भी एग्जिस्ट नहीं किया, तो 22 में क्या हो जाएगी, ये नॉन रेजिडेंट ट्रीट हो जाएगी। तो हम हर पर्सन का हर ईयर के लिए क्या करते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो डिटरमिन कर रहे होते हैं। गॉट इट? तो एओपी डन, कंपनी डन, गवर्नमेंट डन, ऐसा ही है। अब हमारे पास कौन रह गया? अब हमारे पास इंडिविजुअल रह गए।
इंडिविजुअल का मतलब ही या शी। अब इनका फैसला कैसे करेंगे कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो रेजिडेंट हैं या नहीं है, इसका फैसला कैसे किया जाएगा। देखिए, इंडिविजुअल के केस में तो बड़ा इजी है। रिमेंबर, अगर कोई भी इंडिविजुअल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो हमेशा रेजिडेंट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी मुलाजमीन हमेशा क्या है, रेजिडेंट है हमेशा। भाई उसके लिए हमने कुछ सोचना ही समझने, जहां पे लिखा आ गया ना कि ये बंदा सरकारी मुलाजिम है, ये हमेशा रेजिडेंट रहेगा। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपको हुकूमत पाकिस्तान ने 5 साल के लिए कुस्तुनतुनिया में क्या कर दिया है, पोस्ट कर दिया हुआ है, आप कुस्तुनतुनिया में बैठे हुए हैं। लेकिन चूंकि आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, आप हमेशा क्या रहेंगे, रेजिडेंट ही रहेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए नो इफ नो बट, जहां भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा वो हमेशा रेजिडेंट ही ट्रीट होगा। इज दैट क्लियर? अब अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो सरकारी मुलाजमीन नहीं है, जो हम आम मजदूर लोग हैं, इनके लिए क्या है? इनके लिए है कि किसी भी एक टैक्स ईयर में, अब टैक्स ईयर शुरू हुआ 1 जुलाई 2022 को, खत्म होगा 30 जून 2023 को, कोई भी एक टैक्स ईयर, नॉर्मल, स्पेशल, व्हाटएवर, किसी भी टैक्स ईयर में अगर किसी इंडिविजुअल का स्टे इस 12 महीने के अरसे में 183 डेज या इससे ज्यादा हो जाए, कोई इंडिविजुअल एक टैक्स ईयर में 183 दिन या उससे ज्यादा अगर मौजूद है, तो ऐसे बंदे को हम क्या कहेंगे, ऐसे बंदे को हम रेजिडेंट इंडिविजुअल कहेंगे। और जो बंदा रेजिडेंट होगा उसकी फॉरेन इनकम उस साल के लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप इलान मस्क को उठाएं, पाकिस्तान में ले आए, पाकिस्तान में रख दें और एक टैक्स ईयर में उसका 183 डेज यहाँ पे पूरे करवा दें, तो अंडर द लॉ उस टैक्स ईयर में जो इलान मस्क की फॉरेन इनकम होगी वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर कोई पाकिस्तानी शहरी, यहाँ पे पाकिस्तानी शहरी की बात हो रही है, कोई भी पाकिस्तानी सिटीजन जिसका किसी भी मुल्क में, मतलब पाकिस्तान में नहीं रह रहा, यूके में या जिस भी ममालिक में रह रहा है, और किसी भी कंट्री में अगर उसका स्टे 183 डेज नहीं है, मतलब पाकिस्तान में तो उसका स्टे 183 डेज नहीं है, लेकिन बाकी जिन ममालिक में बैठा हुआ है, बाकी जिन ममालिक में, यूके में रह रहा है, लंदन में रह रहा है, बेल्जियम में या कनाडा में, वहां पे भी वो 183 डेज किसी भी टैक्स ईयर में नहीं बैठा हुआ, तो उसको भी हम क्या करेंगे, उसको भी हम रेजिडेंट ही ट्रीट कर रहे होंगे। मतलब कोई पाकिस्तानी जो कहीं का भी रेजिडेंट नहीं है ना, वो हमारा रेजिडेंट ट्रीट होगा। तो ये रूल है कि अगर सरकारी मुलाजमीन है तो हमेशा रेजिडेंट होंगे, अगर सरकारी मुलाजमीन नहीं है तो उनके लिए रूल है कि अगर आपका स्टे किसी टैक्स ईयर में 183 डेज या उससे ज्यादा का हो जाएगा तो आप रेजिडेंट ट्रीट होंगे। और अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं और आपका किसी भी मुल्क में स्टे 182 डेज से अबव नहीं है, मतलब आप किसी भी मुल्क के रेजिडेंट नहीं बन रहे, कभी आप 6 माह 3 माह यहाँ पे 3 माह वहां पे 3 माह यहाँ पे हो रहे हैं, अगर आप कहीं के भी रेजिडेंट नहीं हैं तो फिर पाकिस्तान के क्या समझे जाएंगे, आप रेजिडेंट समझे जा रहे होंगे। इज दैट क्लियर? इसमें कोई सवाल है तो बताएं। कोई सवाल किसी का भी, लेट मी नो।
कल हम ये देखेंगे कि 183 डेज काउंट कैसे होने हैं, और कल ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। और आप लोगों ने आज का भी टेस्ट डाउनलोड करके टेस्ट नंबर 3 अपने पास रख लेने, इसको सॉल्व नहीं करना। कल जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद आप संडे को जो टेस्ट नंबर 2 था आपका, आपने वो अटेम्प्ट करके एग्जामिनर को पर्सनली सेंड करना है, ठीक है? वो मार्क कर देगा। टेस्ट 1 का वैसे मैंने पूछा है, पोर्टल में कुछ इश्यूज है, कहते हैं संडे तक सबको टेस्ट 1 भी रिटर्न हो जाएंगे। तो टेस्ट 2 जो मैंने पहले कहा था कि आप सब ने डाउनलोड कर लेना, आप लोगों ने किया होगा, अगर नहीं किया तो उसे कह देना, वो आपको टेस्ट नंबर 2 सेंड कर देगा। आप लोगों ने कल ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। संडे और मंडे इन 2 दिनों में आपने ये टेस्ट नंबर 2 करके एग्जामिनर को फॉरवर्ड कर देना है, वो ये टेस्ट चेक कर देगा, ठीक है? इज दैट क्लियर? तो कल हम इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। कल क्लास क्यों नहीं है? स्टेट एनी रीजन कि कल क्लास क्यों नहीं होगी? क्यों भी? आज मजा आया पढ़ने का? बोर तो नहीं हो रहे? एंगेजिंग है कि नहीं है इनकम टैक्स? ये 2-3 हेड ऑफ इनकम पूरे हो जाए ना, फिर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली रिटर्न फाइल करना भी इसी क्लास में सिखा दूंगा कि रिटर्न इस तरह होती है। और भाई रिटायरमेंट के बाद क्या कोई बंदा सरकारी मुलाजिम रहता है? डू यू हैव अ कॉमन सेंस? रिटायरमेंट के बाद कोई बंदा मुलाजिम रहता है? बताओ ते फिर मामा कौन लोग हो यार तुसी? कौन लोग हो? और भाई रिटायर हो गया, खत्म है, मुलाजमत खत्म हो गई है, हुन केड़ा मुलाजिम रह गया? गवर्नमेंट टैक्स पे करती है। पेंशन पोस्ट रिटायरमेंट प्लान है। मेरे ख्याल से आप लोगों को तो यही नहीं पता कि रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है। ये वो कौम है जिनका ना AFC में अंग्रेजी एग्जाम हुई थी। ये कोविड ज्यादा बच्चे जिनका कोविड आया तो इनका इंटर हो गया, कोविड में इनका AFC हुआ है। मतलब लॉजिक क्या कहूं मैं आप लोगों को कि रिटायरमेंट का मतलब है भाई तुम्हारी नौकरी खत्म, घर जाओ, छुट्टी करो, जाओ बुढ़े होके जाके अपनी बैठो बीवी के साथ, उससे याद करो कि जब हम जवानी में होते थे तुम्हारे पीछे खच्चर खराब होते थे, गलती की हमने, वो वक्त याद करो। या अल्लाह ये कैसी कौम है? ठीक है जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, और कल चैप्टर हमारा ये वाला एंड हो जाएगा, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज।